नमस्कार, राजीव टाइम्स में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बंगाल में मिली इस ऐतिहासिक जीत के समीकरणों पर आज फिर से बात करेंगे हमारे साथ हमारे ग्रुप के डिजिटल एडिटर राकेश राठौर सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार अनिकेत जी। जीत मिल चुकी है बीजेपी को, ऐतिहासिक जीत है। हमने पहले डिस्कशन किया इस जीत पर कि कैसे मिली, क्या हुआ। आज थोड़ा सा एनालिटिकल जाएंगे। कल हमने सारे इमोशंस रखे उस डिस्कशन में, आज हम थोड़ा एनालिटिकल जाते हैं। 200 से ऊपर सीटें गई बीजेपी के खाते में। क्या कारण रहा कि 77 से सीधे 200 पार कर चुके हैं उस गढ़ में जहां कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता था कि बीजेपी इस किले को तोड़ पाएगी। सबसे पहले वाकई में जीत तो अद्भुत हुई है, अविश्वसनीय हुई है, अकल्पनीय हुई है, कल्पना के पार है। हो सकता है बीजेपी भी ये सोचती हो कि यार इतनी 200 के पार कैसे हो सकती है। उनका भी आकलन अपना होगा 150, 160, 170 के आसपास बीजेपी पर इतनी बम्पर जीत, प्रचंड जीत जिसे बोला जाएगा। तो प्रचंड जीत इस वजह से हुई कि वहां का व्यक्ति या तो डरा हुआ था पूर्व में, या 15 साल के वो अत्याचार जो हुए हों, जो आरोप प्रत्यारोप, वहां की जो कार्य प्रणाली हो उससे त्रस्त हो गया हो, या फिर ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो। यह भी कारण हो सकता है। जब वोट बम्पर हुआ, मतलब तकरीबन पूर्व में इस बार 10 से 12% की उछाल थी वोट प्रतिशत में, लगभग 93 या 92.6 समथिंग उसके परसेंटेज के। पहला चरण जब हुआ था उसमें 92 के आसपास था, दूसरा चरण जो हुआ उस पर 93 या 92 के आसपास रहा। इतनी बम्पर वोटिंग हुई, उससे हर आदमी सोच में पड़ गया कि आखिर ये इतने वोट हुए कैसे। अब या तो दो चीज होती है कि वहां के जो सामुदायिक या अन्य जो समीकरण थे उसके हिसाब से वोट ज्यादा हुआ कि मोदी को आने नहीं देना है। दूसरा पक्ष ये कि वोट इसलिए ज्यादा हुआ कि मोदी आएगा। अब दूसरा वाला पक्ष जीत गया, मोदी कमबैक हो गया, मतलब भाजपा की सरकार हो गई। मगर कुछ ऐसे कारण भी थे जिसने भाजपा को वहां पर जीत दिलाई। उन्हीं कारणों को जानना चाहता हूं। कुछ भावना थी, कुछ अत्याचार थे, कुछ ऐसे काम थे, ऐसे कांड थे जो कांड देख करके कुछ भावनाएं आहत हुई थी किसी की। वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों का हुआ और इसकी वजह से बीजेपी को जीत मिलना ये कहा जा सकता है। नंबर गेम पे कैसे कब्जा कर पाई बीजेपी? नंबर गेम, क्योंकि चुनाव में सबसे बड़ा खेल ही नंबर गेम का होता है। नंबर गेम का जब होता है, जब अगर अकस्मात मतलब इतनी अचानक से इतनी वोटिंग हुई है तो नंबर गेम तो होगा। 160 170 का आकलन सारे एग्जिट पोल्स ने दिया था, बिल्कुल, मगर वो भी फेल हो गए। अचानक से इतना प्रचंड जीत के साथ में भाजपा को आना, ये बहुत बड़ा एक शॉकिंग भी है और रिसर्च का भी एक विषय है। आने वाले समय में जब भी कोई अदर स्टेट में चुनाव होंगे तो बंगाल का ये चुनाव रिसर्च के बतौर रखा जाएगा कि जो 15 साल से जहां पर बीजेपी का नामो निशान नहीं था, बीजेपी के झंडे लगाने वालों को मारपीट होती थी, हमने देखा है। जय श्री राम बोलने में डर लगता था। वोटिंग वाले दिन भी झड़प हुई, बहुत बीजेपी के कुछ प्रत्याशियों के साथ में मारपीट हुई। बीजेपी का जो वोटिंग मशीन जो था उस पर भी टेप लगा दिया। बिल्कुल, मतलब इतना कुछ होने के बावजूद में भी इतनी प्रचंड जीत आ गई। इसका मतलब लोग बीजेपी के साथ थे। और हो सकता है जो प्रथम चरण में हुआ उसका दूसरे चरण में और ज्यादा परिणाम आया। कुछ ऐसा था कि पुशबैक किया होगा कि भाई पहला चरण देखते हैं, दोनों ने अपनी अपनी रणनीति बनाई होगी कि पहला चरण देखते हैं कि पहले चरण में कितना जाता है। जब उस समय बम्पर वोटिंग हुई तब जाके हो सकता है कि टीएमसी कार्यकर्ता जागा होगी, यार इतनी प्रचंड मौत हो गई, किसके पक्ष में जा रहा है, इसका आकलन नहीं था। दूसरी एक चीज थी, सिक्योरिटी अच्छी थी वहां पर। पूर्व में जब चुनाव हुआ करते थे तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वीक रहता था, कोई भी कर दे कोई भी। जैसे हाल ही में आपसे डिस्कस हो रहा था मेरा, जब बात चल रही थी कश्मीर वाले मुद्दे। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी ईवीएम लेके आ रहे थे, सीआरपीएफ के जवान तो थप्पड़ भी पड़ रहे थे, हेलमेट पे लाते भी पड़ रही थी। तो वहां पर कुछ कंडीशन अलग थी। हाँ, उसकी लगभग कंडीशन इतनी भयावह कंडीशन तो नहीं थी, पर आदमी ना डरा हुआ था वहां पर कि कैसे जाऊं मैं वोट करने, क्या करूं। पर इस बार जब मोदी ने
अपना वर्चस्व, शाह की प्लानिंग, इसमें नितिन नवीन का भी कहा जा सकता है कि नितिन नवीन की जो प्लानिंग थी, मैं उसी पे ही आने वाला था। क्योंकि अध्यक्ष जो होता है नाम तो उसी के चढ़ता है, सेहरा तो वही बांधता है। अगर हार जाते तो नितिन नवीन, तो जीत गए तो मोदी ने, आपने देखा होगा एक वीडियो में मोदी ने खुद हार ना पहनते हुए नितिन नवीन को हार बिल्कुल पहनाया था। बिल्कुल बिल्कुल, हाल वो पहनाने आ रहे हैं, उनने सारी माला इकट्ठी करके उनके गले में डाल दी। सांकेतिक रूप से था, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज था कि बेटा जीत तुम्हारी हुई है। ये एक लीडर की क्वालिटी होती है, और मोदी लीडर के मामले में नंबर 1 है। ये लीडर की क्वालिटी होती है कि भाई मुझे सम्मान ना मिले, सम्मान तुम लो। हमेशा सेकंड लाइन को अपने बढ़ाया, तो उसका भी मनोबल बढ़ा। साथ में नितिन नवीन को जब ये सम्मान मिला तो बीजेपी का जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता था उसमें एक आत्मसम्मान और समर्पण भाव आ गया। कैसे? जब यार इतने बड़े शख्सियत ने हार पिना दिया, पूरी जीत दे दी, मोदी ने मेहनत की, योगी ने इतनी सारी सभाएं ली, रैलियां की, शाह ने इतनी सारी रैलियां सभा की पूर्व में। फिर हम बात करेंगे क्योंकि हम मध्य प्रदेश से हैं तो थोड़ा सा अपनापन और मध्य प्रदेश की थोड़ी सी एक बात कही जाती है कि थोड़ा सा हमें अपने बारे में भी लालच आ जाता है। हमारा जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय जी, कैलाश विजयवर्गीय, उनका जो किया हुआ काम, पिछले वो चुनाव में तो उन्होंने ही वहां संभाली उस थी समय भी सारे, क्या जेपी स्थिति, नड्डा और कैलाश उस विजयवर्गीय समय दो भी ही क्या तो थे। स्थिति हो गई थी, मतलब वो पत्थर चले भयावह थे, स्थिति थी, पत्थर चले थे, इन हमले पे हुए कितने इन पे। प्रकरण दर्ज हुए, फिर भी वो डगे नहीं। उसके बावजूद जब इतना हो गया, इतने कद्दावर नेता पर ये सारी घटनाएं घटी, फिर भी वहां का जो बीजेपी का कार्यकर्ता था वो डगमगाया नहीं, उसने निरंतर मेहनत की। उस मेहनत का परिणाम ही 200 सीट समझ सकते हैं। 200 सीट आ गई हैं बीजेपी के पास। बहुत कयास लगाए जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के नाम पर, सीएम के नाम पर। क्या लगता है, एनालिटिकल सोच और अप्रोच लगाएं तो क्या लगता है? देखिए, जब हम लोगों ने क्योंकि खबरें, बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं सर, आज ही अपन ने खबरों में देखा भी है, पढ़ा भी है, सिर्फ शुभेंदु अधिकारी नहीं दिख रहे अब मुझे रेस में। पिछले 4 दिन से हम लोग जो खबरें पढ़ रहे हैं, खबरें लिख रहे हैं, खबरें का जो एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे नाम चल रहे हैं, मगर 4-5 नाम जो हैं वो अभी हाइक पे हैंगे। प्लीज आप दर्शकों को थोड़ा जैसे बताइए कौन कौन से नाम बात आते करें हैं। शुभेंदु अधिकारी, हम्म दिलीप घोष, हम्म श्रमिक भट्टाचार्य, हम्म रूपा गांगुली, हम्म, जो द्रौपदी का रोल किया था बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल। महाभारत में, वो भी वो अपना हाँ, एक वो बीजेपी की बहुत ब्रांड है, कद्दावर नेता भी हैं, कलकत्ता की साइड से और ये बंगाल वक्ता की भी साइड। हैं। सेम एक अग्निमित्र पॉल भी हैं। अग्निमित्र पॉल हैं। ये जब इतने नाम चल रहे हैं तब बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसे हम लोगों ने पिछली बार 3 जो चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश ले लें, राजस्थान ले लें, छत्तीसगढ़ ले लें, अचानक से दिल्ली से एक चिट्ठी आती है, वो चिट्ठी खुलती है, पता चले बस विधायक, वसुंधरा राजे के हाथ में दी जाती है और और वहां पता पड़ता है भजन लाल शर्मा नाम है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति बनने वाला रहता है उसी को पता नहीं रहता कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। वही एकदम से चौंक जाते हैं, बोले ये क्या हुआ। माइनर सा एकदम से शॉक लगता है कि बोले मैं मुख्यमंत्री, मैं ये, क्योंकि मैं उस समय मौजूद था भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मध्य प्रदेश का, जब ये मोहन सरकार का, जो मोहन यादव का जो निर्णय हुआ था, मैं उसी समय वहां पर मौजूद था। थर्ड रो में बैठा हुआ आदमी एकदम से आ गया था। अचानक से हुआ बाहर, वहां पर जो माहौल देखा था हमने, तो वहां पर अनेक अनेक नेता की, भाई प्रहलाद पटेल जी की टीम, सब सारे नेताओं की टीम लगी हुई थी, बैंड बाजे और ये वो, और इधर से एक चल रही थी कि भाई सिंधिया जी उतर रहे हैं, सिंधिया जी का नाम है, इधर से कमा प्रहलाद पटेल का नाम है। पर अचानक से जिनके 4 आदमी बाहर थे भी नहीं, मोहन यादव के, कोई भाई सामान्य है, भाई विधायक हैं, विधायक दल की बैठक है, उसमें निर्णय हो जाएगा। अब अपने को पता नहीं, मुझे पता हो कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं तो मैं लेके जाऊं, सामान्य चले गए। जब उनका नाम आया तो वो भी एकदम से बोली यार मैं मुख्यमंत्री। तो ये चीज देखना, तो ये जब भारतीय जनता पार्टी का जब शीर्ष नेतृत्व तय करता है तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, और उसका आकलन लगाना बहुत बहुत दूर की कौड़ी हो जाता है। जैसे हो तो मतलब सकता है, अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकते कि अपन नहीं कह सकते, किसी नाम पे ठप्पा नहीं लगा देखो सकते। कह सकते हैं, देखो जी हाँ, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी हाँ की जमीनी पकड़ है, वो जमीनी नेता हैं और उन्होंने काफी ममता बनर्जी को टाइट रखा वहां पर। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हमारा शो चल रहा है और राजीव टाइम्स अगर कहता है, तो अगर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बंगाल के बनते हैं तो उनकी मेहनत जो थी उनका फल उन्हें मिलेगा। पर दिलीप घोष की एक अपनी पहचान है। पहचान है,
समीक भट्टाचार्य एक अपने पहचान है, क्योंकि कुछ प्रदेश के ऐसे शीर्ष नेतृत्व भी हैं जिन्होंने बीजेपी को संभाल के रखा था वहां। बहुत एक ग्राउंड मुश्किल पे घड़ी काम, में। एक ग्राउंड पे काम करने वाला नेता वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखता है, मगर एक जो प्रदेश स्तर का जो व्यक्ति होता है, जैसे महामंत्री हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वो पूरे राज्य को एक नजर से देखते हैं कि मुझे कौन सा काम। तो ऐसा व्यक्ति नहीं है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपन ने किसी को जीता दिया या हरा दिया तो इनको गिफ्ट कर दे। ये सारी चीजें, ये सारी प्लानिंग जब सेंट्रल में होती है, जब भाजपा की जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में तय होता है, तो वहां पर से नाम इन सब विचारों पे बात की जाती है। इसमें अब दूसरी चीज, जैसे आपने बोला कि यार वहां का टर्निंग पॉइंट क्या था, तो टर्निंग पॉइंट में हमको ऐसा लगता है कि 3 ऐसी लेडीज है, 3 ऐसी महिलाएं जिन्होंने वहां के रुख को बदला। मैं उसी सवाल पे आने वाला था, क्योंकि कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे इस डिस्कशन को। बंगाल अभी तक एक महिला के हाथ में था और बंगाल त्रस्त हुआ, लेकिन पार्टी शायद सही नहीं थी। अब क्या बीजेपी किसी महिला के ही हाथ में देगी कमान? देखिए, महिला के हाथ में देना बीजेपी का, अभी तक तो हमने दिल्ली वाला एक किस्सा सुना था कि दिल्ली में भी प्रवेश अग्रवाल चल रहे थे आगे, पर अचानक से रेखा गुप्ता को बना दिया। तो वो दोनों भाई और जो भी वहां के ऊपर के नेतृत्व है, उनका तो आकलन लगाना बहुत दूर की कौड़ी हो जाता है। पर फिर भी एक अगर एनालिटिक की बात करें, हमारी पत्रकारिता का जो रस है उसकी बात करें, तो मुझे लगता है या तो शुभेंदु अधिकारी या फिर समीक भट्टाचार्य, इन दोनों, ये 2 नाम ऐसे हो सकते हैं जो बंगाल को टच करेंगे या बंगाल पे काबिज होंगे। तो अभी दिलीप घोष के कयास थोड़े से नीचे लगाए जा सकते हैं कि दिलीप घोष, उनकी प्राथमिकता अलग है ये। मेरा मतलब, मैं यही बोल रहा हूँ कि जो एक आकलन होता है कि जिसने जो प्लानिंग की अकॉर्डिंग टू कि वो 2 नाम अभी परफेक्ट है, मगर ये 3 नाम पाइपलाइन में भी है, इनको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। अब मैं आपसे बता रहा था कि जैसे ये तो बात हुई आने वाले सीएम की, अब वो 3 महिलाओं का मगर जो 3 महिलाएं जिन्होंने इस पूरे बंगाल चुनाव को टर्न कर दिया, बिल्कुल पलट कर रख दिया, बिल्कुल। उसमें से कौन है? एक रेखा पात्रा, जो संदेश खाली हमने सुना था, काफी सारा न्यूज चैनल में भी न्यूज भी चलाई थी, काफी सारा लिखा था, बंदूक की नोक पे बलात्कार। अभी तक तो देखने में ये पार्टी नहीं आई। जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं उसको उठा करके अभी तक जो हमने लिखा है, देखा है, वो जमीनी कार्यकर्ताओं को जो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया है, वो अभी तक तो बीजेपी ने पहुंचाया है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जब हम उदाहरण गिनने निकलेंगे तो काफी सारा मिलेगा। मोहन यादव बहुत छोटे से पद से थे, विकास प्राधिकरण के थे, फिर वहां से विधायक बने, विधायक से शिक्षा मंत्री सीधे मुख्यमंत्री। ठीक, ऐसे छोटे से छोटे व्यक्ति को भी बड़ा बना सकती है बीजेपी, कर सकती है और कर भी रही है। बहुत सारी जगह देखा होगा, हमने काफी सारा लिखा भी है, काफी सारा बताया भी, पढ़ा भी है, न्यूज़ में बताया भी है, डिस्कशन भी हुआ। ठीक है सर, कंक्लूड करते हैं इस इंटरव्यू को, लेकिन जाते जाते एक लास्ट सवाल पे कंक्लूड करेंगे। आपने भी सुनी, सब पूरे हिंदुस्तान ने सुनी है वो स्पीच जो मोदी जी ने दी है। कैबिनेट की पहली मीटिंग होते ही सबसे पहला काम करेंगे आयुष्मान भारत योजना में पूरे बंगाल में लॉन्च करेंगे, और दूसरा घुसपैठियों को भगाएंगे। आपका एनालिटिक क्या कहता है कि घुसपैठियों को भगाने से पहले आयुष्मान भारत को लॉन्च क्यों कर रहे हैं? आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? देखो, कुछ भी हो, ये मोदी है, सब कुछ कर सकते, मोदी है तो मुमकिन है, बहुत बोलते ही है जी। तो जब इन्होंने ये बोला है तो बंगाल के इतने लोगों का भला हो जाएगा, जो लोग समझते थे कि क्या हमारे लिए क्या होगा, उन्होंने पहली ही बॉल पे सिक्सर लगा दिया, वो मोदी है। तो जो 6 बॉल होती है, 6 बॉल में जो 6 छक्के लगाते हैं, क्रिकेट के मैदान में या तो कोहली हो या महेंद्र सिंह धोनी, वैसे ही राजनीति के मैदान में नरेंद्र मोदी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस एनालिटिकल अप्रोच के लिए। आपके मन में अगर कोई भी ऐसा एनालिसिस दिमाग में चल रहा है, कोई भी सवाल बुन रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें राजीव टाइम्स। हम आपसे मिलेंगे एक नए डिस्कशन में, एक नए एंगल के साथ। नमस्कार। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम।
जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच आपकी आवाज को बुलंद करने, देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात